हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ एटम्स की। वन शॉट में हम पूरे रिवीजन एटम के करेंगे बोर्ड के लिए, ओनली बोर्ड के लिए। जो आपको टॉपिक छांट दिया हुआ है, डिलीट कर दिया गया है, उसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जो आपको पढ़ना है उसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट था एटम के बारे में। अगर रदरफोर्ड ने सोचा था तो सबसे पहले ये सोच लिया था उन्होंने कि इसके अंदर देखते हैं कि कोई पार्ट्स खाली है ना, या क्या चार्ज है, कहाँ रिजिड है, कहाँ पर होलो है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने गोल्ड को सिलेक्ट किया, गोल्ड को। अब गोल्ड एटम को इन्होंने सेलेक्ट क्यों किया? तो गोल्ड का सिलेक्शन इसलिए किया कि इसको काफ़ी पीट पीट के आप पतला बना सकते हैं, एकदम फॉयल के रूप आप दे सकते हैं इसको, है ना। तो गोल्ड को एक क्या कर दिया, थिन फॉयल बना दिया। थिन फॉयल, फॉयल का मतलब होता है पत्तल, एकदम पतला उसको बना दिया। और उन्होंने क्या कर दिया, बम्बार्ड किया, किसका बम्बार्ड, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। तो आपको ये पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है, पहली बात कि ये हेवी है, हेवी न्यूक्लियस इसको हम लोग बोलते हैं, हेवी है। और दूसरी बात है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब इन्होंने क्या कर दिया कि अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया। जैसे कि यहाँ पर है गोल्ड फॉयल, इन्होंने गोल्ड फॉयल ले लिया, ओके। और यहाँ पर ले लिया इन्होंने, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल को रख लिया, ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल। और सीधे एक रे गई ऐसे सीधे, तो इसी दिशा में वो क्या कर गई, वापस आ गई, है ना। यहाँ से सीधे वापस आ गई। और यहाँ से जो गई, यहाँ से एक, तो कुछ इस तरह से हो गई ऐसे। फिर यहाँ से एक गई तो कुछ ऐसे हो गई। और जो यहाँ से पास किया, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे होके, थोड़ा सा ऐसे होके, है ना। और कुछ रे तो बिना डिफ्लेक्शन के ही आ गई। तो इससे क्या मालूम हुआ, इससे ये मालूम हो गया कि यहाँ पे ये जो बात है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पहली बात। क्योंकि ये अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा है, तो ये अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ से जाकर टकरा कर फिर वापस चली आ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया पॉजिटिवली न्यूक्लियस। और यहाँ पर इसका मतलब हुआ क्या कि आउटर मोस्ट भी है, ये आउटर मोस्ट पार्ट है, तो ये आउटर मोस्ट पार्ट है, तो यहाँ से चली गई है, पास हो गई। इसका मतलब कि कुछ पार्ट यहाँ पर खाली होगा। और दूसरी बात ये होगा कि यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इस बात से ये कह सकते हैं आप कि एटम का जो पार्ट्स होता है, एटम्स के बारे में अब यहाँ पर अगर जानकारी आप देंगे तो एटम्स का बारे में, तो पहला इसमें पॉइंट दे सकते हैं कि 99% मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम concentrated at nucleus is called क्या है, एटम, is called एटम, है ना। 99% mass of an atom concentrated at nucleus, concentrated at center, ऐसे लिख सकते हैं, concentrated at center called nucleus, center is called nucleus, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। दूसरा है कि जो आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है, पार्ट इम्प्टी होती है, पार्ट इम्प्टी। दूसरी बात, तीसरी बात है जो साइज ऑफ एटम जो है, साइज ऑफ एटम वो 10⁻⁻10 मीटर का रेंज है, ओके। फोर्थ जो है वो न्यूक्लियस जो है बहुत ही रिजिड है, न्यूक्लियस वेरी रिजिड होगा, वेरी रिजिड, न्यूक्लियस हो गया वेरी रिजिड और पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। 5 में है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इन
सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ में क्यों चलता है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो प्रोटॉन सेंटर पर है उसको क्या करता है, बांध कर घुमाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, अप्रोच ये जो होता है अल्फा पार्टिकल यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से अल्फा पार्टिकल को, ये सपोज दैट कि ऐसे अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रही है। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ये न्यूक्लियस है और एक रे आई सीधे और यहाँ पर रुक गई, रुकने के बाद क्या कर गई, फिर वापस चली आई। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल तो होगा, क्यू अल्फा होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, जेड इंटू ई होगा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस होता है जेड ई। यहाँ पर लिख सकते हैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू जेड इंटू ई, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू ई, और इसके बीच की जो दूरी है उसका नाम है आर नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। अब ये आ रही है कहाँ से, बहुत दूर से आ रही है, अल्फा पार्टिकल मान लो बहुत दूर से आ रही है, तो इसके बीच और इसके बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन, नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ए बराबर टोटल एनर्जी कितना, बी। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा था, सॉरी इधर 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 ए और बी के बीच नहीं, इधर ये ए है, इधर कहीं का क्या होगा, सी होगा, जहाँ पर अल्फा पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ पर अल्फा पार्टिकल तो बहुत दूर है, तो टोटल एनर्जी सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कहाँ पर, ए, टोटल एनर्जी ए। तो टोटल एनर्जी सी पे अगर बात करें जाए तो बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इससे ये बहुत दूर है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये पॉइंट है, बहुत दूर है, तो इसी बराबर हो जाएगा सिर्फ 1/2 m वी मैक्स का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस का फंक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। ये समझ में आ रही बात। और जब नज़दीक चला जाएगा, जब यहाँ पर नज़दीक आ जाएगा यहाँ पर, तो इसके बीच क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0, अब पोटेंशियल एनर्जी हो गया के क्यू, यहाँ पर लिखेंगे 0 अब प्लस के लिखेंगे और क्यू अल्फा प्लस क्यू क्या, न्यूक्लियस डिवाइडेड बटे क्या, आर नॉट। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर अगर सोल्व करते हैं तो आर नॉट का वैल्यू मिलता है, और आर नॉट का वैल्यू किस बात पर डिपेंड करता है जरा समझिएगा। तो 1/2 हो गया, एम हो गया, और यहाँ पर वी मैक्स इसका स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू न्यूक्लियस अब इनटू क्यू क्या, अल्फा डिवाइडेड बटे आर नॉट। तो आर जो नॉट है वो हो गया आपको के कांस्टेंट है, क्यू न्यूक्लियस का मतलब हुआ जेड इंटू ई, यहाँ पर हो गया 2 इंटू ई डिवाइडेड बटे 1/2 एम इंटू वी मैक्स, यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो आर नॉट इज इक्वल टू आप लिखेंगे क्या, के लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जेड 2k जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2, यानी आर नॉट जो होगा, आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास होगा। जितने ज़्यादा मास होगा उसमें मोमेंटम उतना ही ज़्यादा आ जाएगा, तो वो काफ़ी करीब चल जाएगा। यानी न्यूक्लियस जो है इसको रिपेल कर रहा है, ठेल रहा है पीछे की तरफ, तो फिर भी ये नहीं रुकेगा। इतना ज़्यादा हेवी मोमेंटम होगा, इतना ज़्यादा हेवी काइनेटिक एनर्जी होगी कि ये एकदम उसको पास चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि मास अगर जो क्या है ना, अगर मास ज़्यादा होगा तो इसका ये क्या वाला होगा, कम होगा मतलब काफ़ी करीब आ जाएगा। ओके, दूसरी बात कि जो आर नॉट है वो 1/v मैक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने ज़्यादा स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा है ना नज़दीक चला जाएगा, उतना ही नज़दीक चला जाएगा, तो आर नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी बात है कि आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियस जितना हेवी होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो रिपेल करने की क्षमता क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये वाला दूरी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस इसमें इतना ही बोर्ड में आप कर सकते हैं। बोर्ड में ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत इसमें नहीं है। कितने पेज में कितने लाइन में लिखना रहता है वो सब इंस्ट्रक्शन में आपको दिया हुआ रहता है। क्लियर। अब बोर्ड्स के अनुसार इसमें हम लोग क्या लिखा थे, सॉरी रदरफोर्ड्स के अनुसार, जो रदरफोर्ड्स था उसका कहना ये था कि भाई इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऐसे ऐसे, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसे। ओके, तो इसमें क्या है कि इस तरह से चल रहा है, ऐसे ऐसे
चाहे ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे चलिए, हाँ ठीक है, और ऐसे, ठीक, ये हो गया बेचारा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें क्या होता है, कहता है ये कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो हो गया एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर, और जो इसमें इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वो होगा के। ओके, एक जेडी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, और डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। अभी कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, एम वी स्क्वायर बटे आर इजिकल टू के जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो ये कटेगा तो आपको मिलेगा एम वी का स्क्वायर इजिकल टू के और जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना, आर हो जाएगा। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी वो होगा 1/2 एम वी का स्क्वायर, एनर्जी निकाल रहे हैं एटम का एनर्जी, तो 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, के लिखेंगे और जेड ई का स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइडेड बटे 2 आर लिखेंगे। तो याद रखिएगा ये काइनेटिक एनर्जी है 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0, और यहाँ पर हो गया जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 आर, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 8 पाई ऑप्सिलॉन 0 और आर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे एटम को आप चेंज करिएगा तो जेड का अपना वैल्यू क्या करेगा भाई, चेंज करेगा। जैसे जैसे आप एटम को चेंज करेंगे जेड का वैल्यू आपको चेंज करेगा। अब बात यहाँ पर ये रही पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 होता है। चार्ज हो गया Q1, जेडी हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होगा। आपको मैंने पढ़ाया है कि जब पोटेंशियल एनर्जी अगर चार्ज फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बटे 4 पाई और ऑप्सिलॉन 0, और क्या लिख सकते हैं 4 पाई ऑप्सिलॉन 0 और आर लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब यहाँ पर क्या देखो टोटल एनर्जी क्या होते हैं। टोटल जो एनर्जी है वो हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को जोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ये है जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 8 पाई ऑप्सिलॉन 0 आर माइनस जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्सिलॉन 0 और आर। इस तरह से होगा। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 8 पाई ऑप्सिलॉन 0 और आर होगा। टोटल एनर्जी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। टोटल एनर्जी निगेटिव मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। टोटल एनर्जी निगेटिव इंडिकेट दैट, यहाँ पर लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल एनर्जी निगेटिव इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से क्या है, बाउंडेड है। ओके, टोटल एनर्जी इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। अब दूसरी बात यहाँ देखिए, पोटेंशियल जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये इतना है और यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना है, इतना वैल्यू है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बटे कितना, 2 है ना। सॉरी, यहाँ पर आपको रिलेशन अगर निकालना है तो पहला एक रिलेशन आएगा कि काइनेटिक जो एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो टोटल एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये कई बार आपको पूछ चुका है। और दूसरा है ये कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन, तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, टोटल एनर्जी इजिकल टू माइनस 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 इंटू जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर इंटू 1/2 लिख सकते हैं। तो इतना के बदले क्या लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इजिकल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बटे 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाता है, हाफ होता है। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन मॉड में होगा। इस बात का जानकारी रखिएगा क्योंकि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है।
तो हम लोगों ने बात किया रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड की अपनी डिमेरिट भी है, आप इसको जानते भी हैं क्या ना, कि फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट को उसने नहीं बताया है और स्टेबिलिटी को चर्चा उन्होंने नहीं किया। तो अब आता है बोर्स मॉडल। ये बोर्स मॉडल काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, बोर्स मॉडल याद रखिएगा ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि इन्होंने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, बैलेंस बाय स्टैटिक फोर्स है ना। इलेक्ट्रॉन मूव्स बैलेंस कर लेता है, यानी एफ जो सी है वो एफ ई के बराबर होगा, यानी एम भी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 और जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम भी का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्शन 0 और आर। तो इस तरह से ऐसे, इस तरह से फिक्स ऑर्बिट में ऐसे घूमते रहता है। यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, ऐसे ऐसे अपना मूव कर फिक्स ऑर्बिट में। एक तो ये बात हो गई। दूसरा बात हो गई है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन is equal to integral multiple of h बटे 2 पाई, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल h बटे 2 पाई, या ऐसे लिख सकते हैं एम भी आर इज इक्वल टू एन इंटू एच डिवाइडेड बटे 2 पाई। तो एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एच जो है वो है प्लांक्स कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज है, यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, एक तो हो गया ये। अब यहाँ पे तीसरा जो है कंसेप्ट कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, then electromagnetic waves, electromagnetic waves generated, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। ये क्या इस तरह से है, ये कैसे है, ओके। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करता है, तो ये है इनिशियल और ये चला गया कहाँ, फाइनल। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इज इक्वल टू एच इंटू एफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल डिवाइडेड बटे एच, ऐसे लिखते हैं। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, ये आपको पता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस 1 by 1 करके। अब आएगा आपको एग्जाम में कि बोर्स मॉडल क्या है, बोर्स मॉडल क्या है, और आपको ये कहेगा कि इसकी रेडियस कैलकुलेट करें। तो पहला है कि कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आई थी। एक आई थी वो mv स्क्वायर, एक आया था क्या mv स्क्वायर, यहाँ पर आया था 1/4 ऑप्शनल 0 इंटू JD के स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर, ये आया था, इस तरह से आया था। एक आया था आपको MVR n इंटू एच डिवाइडेड बटे कितना 2 यह था। बस आपको यहाँ पर क्या करिएगा कि यहाँ पे जैसे MV स्क्वायर है तो इसको हम इस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, तो MV ध्यान दीजिएगा MV इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बटे 2 ओके। और बात आगे क्या होगा RN। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं इस तरह से, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो m का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, m का स्क्वायर v का स्क्वायर इज इक्वल टू n का स्क्वायर फिर h का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 4 पाई का स्क्वायर और फिर rn का स्क्वायर कर दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m v का स्क्वायर इज इक्वल टू n का स्क्वायर फिर h का स्क्वायर और डिवाइडेड बटे 4 फिर पाई का स्क्वायर फिर rn का स्क्वायर और एक m यहाँ कर देते हैं। अब देखो भाई ये फर्स्ट और ये कहाँ रहा, ये फर्स्ट है सेकेंड, मिलाओ इसको मिला दो, तो मिलाओगे तो क्या मिलेगा 1/4 ऐसे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से, तो फर्स्ट और सेकेंड से आप मिलाइएगा, मिला दीजिए इसको 1/4 और ऑप्शनल 0, यहाँ पर मिला क्या z इंटू ए स्क्वायर और क्या मिला भाई, और मिला आपको r इंटू एन मिला इजिकल टू क्या मिल गया यहाँ पर देखिए n का स्क्वायर मिला फिर h का स्क्वायर मिला डिवाइडेड बटे क्या मिला 4 मिला पाई का स्क्वायर मिला फिर rn का स्क्वायर मिला फिर मास मिल गया। देखो क्या क्या कट रहा है, एक तो 4 कट रहा है, 4 कट रहा है, एक पाई से एक पाई कट रहा है, एक rn से एक rn कट रहा है, बच क्या रहा है आपके पास, जो बच रहा है उसका नाम है ZE का स्क्वायर डिवाइडेड बटे ऑप्शनल 0 इजिकल टू यहाँ पर बच रहा है क्या n का स्क्वायर फिर h का स्क्वायर डिवाइडेड बटे पाई और rn इंटू m। इस rn को यहाँ रखेंगे तो rn इजिकल टू आया n का स्क्वायर फिर h का स्क्वायर इंटू ऑप्शनल 0 और डिवाइडेड बटे ZE का स्क्वायर और फिर m इंटू पाई। ये फार्मूला है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से सजा दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए h का स्क्वायर फिर ऑप्शनल 0 डिवाइडेड बटे ZE का स्क्वायर इंटू m और फिर क्या हो जाएगा पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बटे z। अब जरा देखिए कि ये सब तो कांस्टेंट है, इन सभी का वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके जब सोल्व करेंगे तो आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n का स्क्वायर डिवाइडेड बटे z। किसी एटम का क्या बदल सकता है, किसी एटम का ऑर्बिट बदल सकते हैं आप और क्या बदल सकते हैं z। तो ये वेरिएबल हो गया, यानी रेडियस जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर और रेडियस हो गया 1/z। जिस एटम का z जितना ही ज़्यादा होगा है ना उतना z रेडियस क्या होगा कम होगा। ये समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं क्या, इसे कहना था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अब यहाँ पर इस जरूरत वाली चीज़ है, इस जरूरत वाली चीज़ को यहाँ पर रखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि h का स्क्वायर ऑप्शनल 0 फिर n स्क्वायर डिवाइडेड बटे z और यहाँ पर जो लिखेंगे वो है पाई m और e का स्क्वायर। ये काम का है क्योंकि बार बार यूज होगा। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। तो कैलकुलेशन ऑफ स्पीड में कैसे कैलकुलेट करोगे बाबू, स्पीड यहाँ पे देखिए mv/rn इज इक्वल टू n इंटू एच डिवाइडेड बटे कितना 2 तो हमको निकालना है vn इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे n इंटू एच डिवाइडेड बटे 2 और साथ में रहेगा m और रहेगा rn। तो rn का वैल्यू देखो ये पर है h का स्क्वायर फिर n का स्क्वायर और डिवाइडेड बटे कितना रहेगा पाई रहेगा और क्या रहेगा m रहेगा और क्या रहेगा e स्क्वायर रहेगा और क्या रहेगा और रहेगा z। सही है, कोई डाउट नहीं। हाँ डाउट है, यहाँ पर rn का वैल्यू n स्क्वायर रखा आपने, h स्क्वायर रखा, लेकिन ऑप्शनल 0 आपने नहीं रखा, तो ये रखा है। ओके ठीक है। अब देखो भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया। और बताओ
एक H से एक H कैंसिल, एक N से एक N कैंसिल हो गया। देखो इसको भेजो तो पहले ऊपर, इसको भेजोगे ऊपर ई स्क्वायर, ओके, और फिर क्या होगा जेड डिवाइडेड बटे, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा है 2, फिर H बटा, और फिर बच गया ऑप्शन 0 बच गया, और फिर बच गया N बच गया। क्लियर? तो ये आ गया ना। अब इसमें देखो भाई, इसमें क्या मिल रहा है आपको, जो वी एन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड मिल रहा है, और वी एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है। क्लियर? याद रहेगा? ओके। अब हम बात करते हैं, ये भी काम का हो गया, इसको भी रख लीजिए, ये भी ज़रूरत का चीज़ है, वी एन। अब क्या लिखना है आपको, अब लिखना है क्या, तीसरा है, तीसरा आप कर सकते हैं वी एन इजिकल टू आर एन इंटू ओमेगा एन, आराम से करोगे ना भाई। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वी एन डिवाइडेड बटे आर एन। बच्चों इतना तब करोगे, वी एन का वैल्यू ये रहा, वी एन का वैल्यू ये रहा, आर एन का वैल्यू ये रहा, टी एन मिल जाएगा। जब टी एन मिल जाएगा आपको, सॉरी ओमेगा मिल जाएगा, तो 2 पाई बटे क्या मिल गया, ओमेगा एन, और ओमेगा एन मिल गया तो ये मिल गया। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी इंटू एन टर्म 1 बटे क्या लिखोगे भाई, टी एन, पक्का इतना लिखेंगे टी एन। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ओके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो ये लिख देंगे, यानी ओमेगा एन बराबर लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एन। तो सब वैल्यू आप टी एन का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, एफ एन मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, ये बहुत ज़रूरत है, ये चीज़ है, यहाँ पर इसको हम लोग रख देंगे। अब बात करेंगे हम लोग एनर्जी की। एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बात करते हैं। जो 5वां नंबर है वो है क्या, एनर्जी। तो एनर्जी में कई तरह की हम लोग बातें करते हैं। तो एनर्जी में देखो, तो सबसे पहला बात करते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में आपको पता ही है क्या होता है, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद आप जो करते थे याद करो, एम वी का स्क्वायर इजिकल टू 1/4 पाई ऑप्शनल 0, और क्या करते थे, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर एन पुट करो यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी को के से सिंबल दे देते हैं और एन दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई ऑप्शनल 0 इंटू जेड ई का स्क्वायर यहाँ पर रखना ही है, डिवाइडेड बटे आर एन, आर एन के बदले ये रखना है। तो एच का स्क्वायर रखना, फिर ऑप्शनल 0 रखना, फिर एन का स्क्वायर रखना, ओके, डिवाइडेड बटे पाई रखना, एम रखना, ई का स्क्वायर रखना है, और क्या रखना है बच्चों, जेड रखना है। और देखो पाई से पाई कट गया, और कोई कटा नहीं, और कोई कटा नहीं। तो यहाँ पर मिल गया क्या, कि एन का वैल्यू जो होगा, कि एन काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट का, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको भेजो ऊपर, तो ई के पावर 4 हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा। पहली बार होगा ई के पावर 4 जेड का स्क्वायर, एक तो मिल गया। दूसरा है कि एम बेचारा ऊपर जा रहा है, और कोई ऊपर जा रहा है नहीं, तो एम भी मिलेगा। और क्या मिलेगा, और मिलेगा 4 ऑप्शनल 0 ऑप्शनल 0 ऑप्शनल 0 का स्क्वायर, 4 ऑप्शनल 0 का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर एच स्क्वायर, एन का स्क्वायर फिर एच का स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगा। तो के एन क्या क्या कांस्टेंट है, ई के पावर 4, एम कांस्टेंट है, 4 है, पाई ऑप्शनल 0 का स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, एच स्क्वायर भी कांस्टेंट है। यहाँ पर मिलेगा जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बटे एन का स्क्वायर, के एन हो गया। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं क्या, U इंटू एन लिखते हैं। तो याद है आपको, ये नेगेटिव आता था, 1/4 पाई ऑप्शन 0 आता था, और आता था जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर एन। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर वही बात, ई एन इजिकल टू जो हम लोग लिखेंगे, ओ यहाँ पर 1/2 यहाँ पर 1/2 छूट रहा है, 1/2 छूट रहा है बच्चों, 1/2 छूट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो गया 8। ओके, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी में इवन ठीक है। तो 1/4 पाई ऑप्शनल 0 विथ नेगेटिव साइन इंटू जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर एन। आर एन का मतलब ये है, तो ये हो गया एच का स्क्वायर ऑप्शनल 0 एन का स्क्वायर डिवाइडेड बटे हो गया पाई एम ई का स्क्वायर, और इंटू क्या हो गया, जेड हो गया। ये हो गया, इतना हो गया, और ये अपना हो गया जेड, और यहाँ पर और कुछ नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट यही वाला वैल्यू आएगा, ई के पावर 4 विथ नेगेटिव साइन माइनस ई के पावर 4 एम डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्शनल 0 का स्क्वायर फिर एच का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बटे एन का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि
इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, निगेटिव। तो बताते थे पोटेंशियल एनर्जी में कि अगर कोई एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अब ये हो गया टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, अब प्लस क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। इसको जोड़ेंगे पक्का, इसको बाद जोड़ोगे तो पता है क्या मिलेगा, सीधे आपको डायरेक्ट यही मिलेगा नेगेटिव साइन में। ई के पावर 4 m जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 8 पाई ऑप्शन 0 का स्क्वायर, फिर h का स्क्वायर, फिर n का स्क्वायर, ऐसे मिलेगा। ओके, अब सभी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। सभी वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं En, तो ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जेड स्क्वायर डिवाइडेड बटे n स्क्वायर। क्लियर, सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा। अब हमको इसी चीज़ का ज़रूरत है, बाकी किसी का ज़रूरत नहीं है। अब सबको हटा देंगे। अब हमको जो ज़रूरत है वो टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट कर दिए, इसी का हमको ज़रूरत है। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करते हैं देखिए, ये हो गया। अब इसको बड़े समझिए थोड़ा सा, जैसे En इजिकल टू आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बटे n स्क्वायर। अब n बराबर क्या लिखते हैं, 1। अब फॉर किसके लिए लिखते हैं, फॉर H एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं हमेशा। Z इजिकल टू 1, तो E जो 1 होगा वो माइनस कितना होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी लेस एनर्जी, बहुत कम एनर्जी है, वेरी लेस एनर्जी, एनर्जी बहुत कम है, बहुत कम है ना, देखो निगेटिव एनर्जी है। ओके, अब n बराबर क्या करते हैं, इन्फिनिटी। n बराबर इन्फिनिटी, तो E जो इन्फिनिटी में है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी हो गई, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे इन्फिनिटी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गई मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी एट इन्फिनिटी, मैक्सिमम एनर्जी एट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। मैक्सिमम जो एनर्जी है वो कहाँ पे होगा बच्चों, इन्फिनिटी पे। याद रखेंगे, बहुत काम का चीज़ है। ओके, अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो हम लोग पता है, बोर्स के अनुसार ये मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। तो ये एक ऑर्बिट है, जिसको मान लेते हैं आप कोई n2 ऑर्बिट है, ये कौन है, n1 ऑर्बिट है। तो ज़्यादा एनर्जी किसका है, इसी का ना है, मतलब कि E जो n2 है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अभी मैंने बात किया था कि जो ऑर्बिट जितनी ही बाहर रहती है उसकी एनर्जी उतना ही ज़्यादा होती है। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो ज़्यादा एनर्जी वाला कम एनर्जी में जंप करता है, ऐसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं क्या, ई की बात करते हैं। तो ई कैसे निकालेंगे बंधु, ई बराबर En2 माइनस En1, वो डाउट नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बटे n2 का स्क्वायर माइनस 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 फिर माइनस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बटे n1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बटे n2 का स्क्वायर प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बटे n1 का स्क्वायर। ओवरऑल जब सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, E इजिकल टू मिलेगा आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर मिलेगा 1 बटे n1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे n2 का स्क्वायर। यहाँ पर n2 क्या है, बड़ा है n1 से, क्लियर। अब मान लीजिए कि ऐसा हो, इफ़ n1 बराबर 1 और n2 बराबर क्या हो जाए, सपोज दैट 2 हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर को मैंने 1 कर दिया है ना भाई, क्योंकि हाइड्रोजन एटम को लेकर चल रहे हैं। अगर आपको इच्छा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 4 में से जाएगा 3 और नीचे में आएगा क्या, 4। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 12 3.4 इंटू 3 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया 4 3 12 2 3 के 9 1 10। इतना एनर्जी है ना रिक्वायर्ड होगी, इतना एनर्जी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो वो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आपको करना है। अब हम बात करेंगे कि ई तो हमने निकाल दिया, ई निकाल दिया। तो जब ई निकाल दिया तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ई इजिकल टू
आया क्या वैल्यू, रिजल्ट आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर, है ना, Z²/n², तो जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं आपको पता है, H इंटू एफ लिखते थे क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बटे एच होगा। ये वैल्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ओके। अब यहाँ पर देखो एफ बराबर क्या होती है, c/λ। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, c डिवाइडेड बटे लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे एच। यहाँ पर लिखेंगे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू लिखेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइडेड बटे ch यहाँ पर लिखेंगे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे एक नई क्वांटिटी की बात करते हैं। एक नई क्वांटिटी की बात कैसे करते हैं, यहाँ समझिएगा। यहाँ पर हो गया 1/λ इज इक्वल टू, यहाँ पर नाम रख देते हैं RT। ये हो गया 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये मैंने बोल दिया कि Z बराबर 1 हाइड्रोजन एटम। दूसरी बात ये है कि RD इज इक्वल टू जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बटे CH 3 इंटू 10 टू द पावर H, और H का वैल्यू हो गया 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसको लिखेंगे RD इज इक्वल टू लिखेंगे 1.097 10 टू द पावर 7 मीटर माइनस 1। इस तरह से वैल्यू लिखेंगे, समझ में आया, मीटर माइनस 1। ये RD, इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडबर्ग कांस्टेंट इसका नाम है, काफी इंपॉर्टेंट रेडबर्ग कांस्टेंट। 1/λ इज इक्वल टू RT 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया और क्या ला गया, वेवलेंथ का आ गया। यही सब हमको कैलकुलेट करना था। एक है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है ना, काफ़ी सिंपल है, कठिन नहीं है। एनर्जी लेवल डायग्राम, तो एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम इसका नाम है। इसमें होता है कि एनर्जी लेवल में एनर्जी लेवल का एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे ये हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपको -13 यहाँ पर वैल्यू हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या कहेंगे, n बराबर 1 है। उसी तरह से यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो स्क्वायर में होता है, क्या होता है हम लोग, En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। तो n बराबर 1 रखेंगे तो इतना आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, -3.4 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 9 होगा, तो 1 होगा, है ना, 9 होगा 4, है ना, 9 5 45 हो जाएगा, फिर लगभग 2 के आसपास, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा। अब उसी तरह से आप n बराबर क्या रखेंगे, इन्फिनिटिव रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, E इन्फिनिटी बराबर क्या हो गया, 0। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मूव्स जिगजैग, यानी एनर्जी ही नहीं है, मतलब कि न्यूक्लियस जो उसको कंट्रोल करके घुमाती थी, ये क्या है, न्यूक्लियस जो है कंट्रोल करके इलेक्ट्रॉन को घुमा रही है, वो एनर्जी है। तो निगेटिव में वैल्यू है ज़्यादा है, ये निगेटिव में वैल्यू जो है उससे कम है, इस तरह से वैल्यू है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है, यानी पॉजिटिव है, 0 वैल्यू है। तो इलेक्ट्रॉन अपने इच्छा से घूमेगा, तो जिगजैग पाथ में रैंडमली जिधर मन करेगा उधर घूमेगा, सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम। और कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है, सिंपल था एनर्जी लेवल डायग्राम। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो भाई, हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है ये काफ़ी आसान है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि 1 जो लेमडा है, 1 लेमडा, इसको लिखते हैं आर डी, और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे इस तरह से है ना, इस तरह से बहुत सारे एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम मान लीजिए जैसे ऐसे है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। अब किसी भी ऑर्बिट से आता है और पहला पाता है, किसी भी ऑर्बिट से इधर से आया है ना, यहाँ से भी आएगा है ना, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है ना, कहीं से भी आए, पहला पर आए है ना। ये देखिए ये दूसरा पर आ रहा है, कहीं से भी आए दूसरा पर आए, कहीं से भी आए दूसरा पर आए, कहीं से भी आए तीसरा पर। कहीं से मतलब नीचे से नहीं आएगा, हायर ऑर्बिट से लेवल से आएगा, देखो ऊपर से हायर ऑर्बिट लेवल से। तो उसी तरह से इसका नाम है लाइमैन। क्या नाम है? लाइमैन। इसको लाइमैन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमैन सीरीज। तो पहला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमैन, याद कर जाइएगा, लाइमैन सीरीज, लाइमैन सीरीज, लाइमैन सीरीज। तो यहाँ पर N1 जैसे N1 है तो N1 बराबर तो 1 होगा, फिक्स है। N2 बराबर 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा क्या? 1 लेमडा इज इक्वल टू आर डी 1/1 का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब अपना चेंज करते रहो भैया वैल्यूज। इसका जो रेंज होता है, रेंज ऑफ वेवलेंथ, रेंज ऑफ जो वेवलेंथ होता है वो होता है अल्ट्रा वायलेट। रेंज ऑफ वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट के रेंज में जाता है। ये याद कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा वायलेट रीजन में रहता है। कौन? लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज का मतलब होता है कि हायर ऑर्बिट से 1 पे आएगी, हायर ऑर्बिट से 1 पर आएगी, और इसका रेंज जो वेवलेंथ होता है वो किस में रहता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में रहता है। किस में रहता है बच्चों? अल्ट्रा वायलेट रीजन में रहता है, याद कर जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बामर सीरीज, बामर है ना, बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में याद कर जाइएगा क्या कि N1 बराबर तो 2 होगा और N2 बराबर क्या होगा? 3, 4 इन्फिनिटी तक होगा। और ये किस में आता है? विजिबल में आता है। किस में आता है? विजिबल में, याद रखना है। लाइमन बामर पास्चन। तीसरा है पास्चन, PASCH, पास्चन सीरीज। तो इसका N1 बराबर तो 3 हो गया और N2 बराबर 4 से स्टार्ट होगा, 5, 6 इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जो इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट का जो होता है बच्चों वो N1 बराबर कितना होता है? 4 होता है, और N2 बराबर कितना? 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये क्या होता है? इंफ्रारेड, ये भी होता है इंफ्रारेड। ओके, और लास्ट जो है वो क्या है आपका? इंफ्रा ब्रैकेट हो गया पी फॉन्ट, एक होता है पी फॉन्ट। तो ये हो गया पाँचवा में हो गया पी फॉन्ट। तो पी फॉन्ट में है N1 बराबर 5 और N2 बराबर जो होगा वो हो गया 6, 7, 8। ये भी किस में जाता है? इंफ्रा रेड में जाता है, इंफ्रा रेड में। ओके, अब बात करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। तो कैसे करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ? मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ करने को, कैलकुलेट करने को आता है। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ कई रूप में आता है। देखो भाई, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ, एंड मिनिमम कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये सब होता था 1 लेमडा इज इक्वल टू आर डी 1/N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। तो हम दो कंडीशन मान लेते हैं। पहला कंडीशन ये है कि N1 बराबर 1 और N2 बराबर क्या मान लेते हैं? इन्फिनिटी। क्लियर? ओके,
तो 1/λ इज इक्वल टू क्या हो गया, RD हुआ। चलिए 1/1 माइनस 1/∞ ये 0 हो जाएगा। तो 1/λ1 इज इक्वल टू RD 1, बस ये 1 हो गया। तो λ इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/RD, 1/RD आया। इसका नाम λ1 मान लेते हैं। ठीक। दूसरा कंडीशन, दूसरा इसका कंडीशन है कि n1 बराबर 1 लाइन 1 है तो, और n2 बराबर 2। मतलब क्या समझे आप, मतलब ये है कि एक बार इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर से जंप कराते हैं और दूसरी बार इलेक्ट्रॉन को कहाँ से जंप कराते हैं, काफ़ी नज़दीक से 2 से जंप कराते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। तो 1 इसका नाम है λ2, ये हो गया RD, ये हो गया 1, ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया λ2, ये हो गया RD, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड 4। तो ये हो जाएगा λ2 इज इक्वल टू 4/3 और RD होगा। यानी यहाँ पर हो गया क्या, λ2 इज इक्वल टू 4/3 और ये हो गया 1/RD। 1/RD। तो 1/RD को क्या लिखेंगे, λ1 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे λ2 इज इक्वल टू 4/3 और λ1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, λ2 डिवाइडेड बाई λ1 इज इक्वल टू 4/3 लिखेंगे। 4 क्या लिख देंगे बच्चों, 3 लिख देंगे। तो अब 4/3 लिख देंगे तो देखिए तो क्या होता है, 4/3 जो है 1 से बड़ा है कि नहीं है। 4/3 है वो ग्रेटर देन कितना है, 1 है। तो λ जो 2 है बट λ1 ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो λ2 ग्रेटर देन λ1 हो गया। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट it means that when electron jumps from higher level to lower level then electron then lower level then wavelength will be minimum। इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, मिनिमम ऐसे लिखते हैं। n इन्फिनिटिव से n1 पर आया तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम, काम खत्म। और n2 से गया n1 पर तो लैम्डा क्या हो गया, मैक्सिमम। प्रॉब्लम नहीं, इन्फिनिटिव से दूर से आएगा तो मिनिमम होगा। ऐसा मान लीजिए कि आपको कहना है कि n2 से n1 पर गया, एक n3 से n1 पर गया, तो e क्या हो गया, e हो गया मैक्सिमम, e हो गया मिनिमम। कोई डाउट, ओके, ये बन गया आपका। अब हम लोग पढ़ते हैं डी ब्रॉगली, है ना, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन de Broglie explanation of Bohr's second postulate जो सेकेंड जो लॉ है बोर्स का, वो क्या है, n इंटू एच डिवाइडेड बटे 2 पाई। इसका मतलब होगा कि एम वी आर एन इज इक्वल टू एन एच और डिवाइडेड बटे 2 पाई, है ना। एम वी आर एन एन एच बटे 2 पाई, इसको प्रूफ करना है। तो देखो डी ब्रॉगली के अनुसार क्या जानते हैं, एच बटे एम इंटू वी जानते हैं, तो जानते ही हैं। अब देखिए डी ब्रॉगली क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव में डी ब्रॉगली ने बताया था कि मैटर वेव से रिलेटेड बताया था कि इलेक्ट्रॉन भी क्या था, वेव में मूव करता है। तो इस तरह से उनका कहना था कि इस तरह से अगर मानते हो कि आप न्यूक्लियस है यहाँ पर और इसमें घूम रहा है, इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है इस रूप में घूमता है, मतलब कि वेव बनाता है। और इसका वेव क्या है, इसका वेव है क्या, यही लैम्डा है,
वेवलेंथ इसका है, तो ई हो गया ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक लेमडा हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला एक लेमडा हुआ, और इसका रेडियस क्या हुआ, आर हुआ, और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन वो वेव के रूप में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है वो ठीक है, लेकिन वेव के रूप में घूम रहा है। तो आप क्या लिखिएगा, इसका सरकमफ्रेंस कितना लिखिएगा, 2πr इंटू एन, 2πr इन सरकमफ्रेंस, और इस एक लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, इस तरह से कितने लेमडा, n इंटू लेमडा। समझ में आया बात? ओके, जब इतना समझ में आ गया तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2πr इंटू एन। डिब्रोगली के अनुसार h बटे क्या लिखिएगा, m इंटू v लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? डिब्रोगली वेवलेंथ से n इंटू एच बटे m इंटू v, पक्का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको इधर लाइए, उसको इधर ले जाइए, तो 2πrn इजकल टू n h बटे 2π। तो e क्या है, सॉरी, तो यहाँ पर लिखिए 2π तो उधर चला गया ना, तो m v और rn इतना हो गया। ओके, तो e हो गया क्या, एंगुलर मोमेंटम है ना, e हो गया क्या, n और m v rn और nh बटे 2π, यानी एंगुलर मोमेंटम h बटे 2π। ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, है ना, बस मेरे का नहीं, ये प्रूफ कर रहा था। ये इसका कहना ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो वेव में रिवॉल्व करता है, और उसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, उसका वेवलेंथ होगा लैम्डा बराबर h बटे m इंटू वी होगा। क्लियर, लैम्डा जो होगा h बटे m इंटू वी होगा, और इस तरह से सर्कुलर पाथ में वो मूव करता है। तो उससे इन्होंने कहा कि उसका सरकमफ्रेंस है वो 2πrn है और n इंटू लेमडा है, n इंटू लेमडा, ऐसे ऐसे कितने लेमडा है, n है, और इस सरकमफ्रेंस 2πrn इजिकल टू n, और लेमडा का वैल्यू h बटे m इंटू वी। अब यहाँ पर क्या है कि इस 2π को यहाँ भेज देते हैं और m इंटू वी को यहाँ लिखा जाता है, तो mvrn इजिकल टू n h बटे 2π, और इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। यही है बोर्स का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब कि ऑर्बिट की संख्या, यहाँ पे भी ये भी n क्या है, ऑर्बिट की संख्या है। अब हम बात करते हैं छोटी छोटी पॉइंट। जब इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं ना, टोटल इमिजन स्पेक्ट्रल लाइंस अगर हमको कैलकुलेट करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जंप करता हो तो कैसे निकलेगा। देखिएगा, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस आपको निकालना है। टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस अगर आपको निकालना है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तो मान लीजिए कि n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट में गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, n1 माइनस n2 प्लस 1 डिवाइडेड बटे ये नंबर ऑफ क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बटे 2। ओके, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि n2 बराबर, सपोज दैट कि n2 बराबर क्या है, n2 बराबर सपोज दैट कि 1 है, n2 बराबर 1 है, तो इस पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होगा n माइनस 1, और यहाँ पर हो गया 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा n डिवाइडेड बटे 2। इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आप आयनाइजेशन एनर्जी निकाले हो, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब डेल्टा ई जो निकाले हैं वो उस तरह से क्या निकाले हैं, En2 माइनस En1, ठीक है। तो ये तो एनर्जी हो गई, इसका यूनिट किस में हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी कि नहीं होगी। तो आपको निकालना है अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हमको निकालना हो आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, डेल्टा ई जो है ना उसमें ई से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आपको, जैसे En2 माइनस En1, ओके, इंटू ई इंटू भी होता है, डिवाइडेड बटे ई से ई कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर मिलेगा En2 माइनस En1 डिवाइडेड बटे, इसको कुछ नहीं कट गया, भी कितना वोल्ट हो जाएगी, IP, आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझे होंगे, और इसको आप रिवीजन करिएगा, बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा ना। जो थ्योरी लैंग्वेज लिखने वाली होगा लिखना है, और मैंने एकदम शॉर्ट में जो आपको उन्होंने समझाया है का वाकई इसमें बहुत अच्छा आपको नंबर आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।